Soiled Gold, बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्यूरिफायर। In association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच अब युद्ध रुक चुका है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात पर कंफ्यूज्ड है कि इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। और यह कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आज ईरान की संसद में जीत का जश्न मनाया गया। वहां की संसद में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए गए। ईरान ने दावा किया कि यह उसकी जीत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यही दावा किया है कि इस युद्ध में वो जीत गए हैं। और इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शांति की बहाली की है और ये उनकी भी एक प्रकार से जीत है। अब अगर आप ईरान को देखेंगे तो ईरान में ना तो कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है, खामेनेई अब भी सत्ता में बने हुए हैं और ईरान यह भी कहता है कि उनका परमाणु कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा। इसलिए आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इस युद्ध में आखिर किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। इसके बाद हम आपको इमरजेंसी के फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे और इमरजेंसी पर हमारी विशेष सीरीज का आखिरी भाग आज हम आपको दिखाने वाले हैं। 50 वर्ष पहले आज ही के दिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर इमरजेंसी की घोषणा की थी। आज वो घोषणा हम आपको सुनाएंगे। इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के प्रचारक थे और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे उस समय गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बटुकनाथ के भेष में व्यापारी बन जाते थे, कभी पगड़ी बांधकर एक सरदार जी बन जाते थे, सिख बन जाते थे, तो कभी सन्यासी बनकर अपने भक्तों से मिलने के लिए जाते थे। उन्हें जब भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलानी होती थी तो उस बैठक का कोड नेम होता था चंदन का कार्यक्रम। और आज मैं अपने साथ एक पुस्तक लेकर आया हूं जो आज ही रिलीज की गई है। इसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज। और उस समय आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं का गिरफ्तारी से बचना कितना मुश्किल था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या भूमिका निभाई थी इस इमरजेंसी में लोकतंत्र को बचाने में, यह सब इस किताब में आज लिखा हुआ है। इसमें कुछ चीजें बड़ी दिलचस्प हैं जो पूरे देश को आज जाननी चाहिए। और आखिर में हम उस स्पेस मिशन को डिकोड करेंगे जिसके तहत भारत के शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। इस अंतरिक्ष यान से शुभांशु शुक्ला ने भारत के लोगों के लिए एक वीडियो भेजा है। आज हम आपको वो वीडियो भी सुनाने वाले हैं और जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आप सब गर्व से भर जाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो ईरान की संसद से आई है। इसे मजलिस ए शूरा भी कहते हैं, जहां आज ईरान की संसद के स्पीकर ने एक प्रस्ताव पेश किया और बताया कि इस युद्ध में ईरान के स्वाभिमान की जीत हुई है। और इसके बाद ईरान की संसद में नारे लगाए गए और नारे थे डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल। ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. और वहाँ की संसद ने अमेरिका की आलोचना की है और ये भी कहा है कि ये ईरान के स्वाभिमान की एक जीत है और ईरान कभी भी झुकेगा नहीं।
इन तस्वीरों को अगर आप एक बार फिर से देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की संसद से, भारत के विपक्षी नेताओं से ईरान की ये संसद कितनी अलग है। क्या आपने ये कल्पना की है कि जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से और उसके बाद हमारे देश के विपक्षी नेता जो हैं वो लगातार इस पर एक अलग से संसद सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, एक अलग सेशन बुलाने की मांग कर रहे थे इसके ऊपर कि हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, अमेरिका कहता है ईरान हार गया, इजराइल कहता है ईरान हार गया इस युद्ध में, लेकिन आप ईरान के नेताओं का और ईरान के सांसदों का ये जोश देखिए। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कैसे वो अपनी जीत के नारे लगा रहे हैं और कैसे अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए नारे लगा रहे हैं। यहां से आप सीखिए कि जब किसी देश में एकता होती है, उसकी संसद में एकता होती है युद्ध लड़ने के लिए, जब देश के दुश्मन और संसद के दुश्मन, विपक्ष और सत्ता पक्ष के दुश्मन एक ही होते हैं और पूरा देश एकजुटता के साथ अपने दुश्मन से लड़ता है, तो आपको इस प्रकार संसद में एकता दिखाई देती है। ये ईरान की संसद है। बहुत सारे लोग कहते होंगे ईरान हार गया, लेकिन जोश देखिए, ईरान की संसद में जश्न मन रहा है और ईरान की सड़कों पर भी जीत का जश्न मन रहा है। सोचिए, एक तरफ सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर गॉड ब्लेस ईरान लिखा था, जिसका मतलब होता है भगवान ईरान को आशीर्वाद दे, और दूसरी तरफ ईरान अल्लाह का नाम लेकर अपनी संसद में नारे लगा रहा है कि अमेरिका का खात्मा हो। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक युद्ध था जो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन ईरान के लिए यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, ये युद्ध अब भी जारी है। और आप यह भी देखिए कि इस सीज फायर से युद्ध पर तो विराम लग सकता है, लेकिन इससे नफरत पर विराम नहीं लग सकता। यह युद्ध का सीज फायर जरूर हो सकता है, लेकिन नफरत का सीज फायर नहीं है। युद्ध रुक गया, लेकिन नफरत जारी है। सबसे बड़ी बात यह कि इस युद्ध में हर देश अपनी जीत का दावा कर रहा है। ईरान का दावा अभी आपने देख लिया। इजराइल यह कह रहा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है, न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट कर दिया है, इसलिए इस युद्ध में उसकी जीत हुई है क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आज आप प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान सुनिए जो कह रहे हैं कि इजराइल ने इस युद्ध को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जीता है और इजराइल इस युद्ध में विजयी रहा है। אזרחי ישראל היקרים, ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין। तो आप देखिए, स्थिति बड़ी दिलचस्प है। ईरान भी कह रहा है कि जीत हमारी हुई है, ईरान ये भी कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान की तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों से आपको ये लगेगा ही नहीं कि ईरान की कोई हार हुई है या ईरान किसी भी तरीके से कमज़ोर पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के लोग और खामेनेई के समर्थक तेहरान में इस जीत का जश्न मना रहे हैं और अमेरिका के खात्मे की बात कर रहे हैं। ईरान जैसा देश ये कह रहा है कि हम अमेरिका को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ आपने देखा, ईरान कहता है हम जीत गए। अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा और हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रहेंगे, ये ईरान अब भी कह रहा है। इजराइल का दावा आपने देख लिया, वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा नष्ट कर दिया है, जीत हमारी हुई है। तो दोनों कह रहे हैं हमारी जीत। अब अमेरिका की देखिए, अमेरिका भी यही कहता है कि इस युद्ध का असली विजेता तो वो है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला न करता तो इस युद्ध में सीज फायर के लिए कभी सहमति न बनती। We not succeeded with that hit. That hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. तो आप अब देखिए, तीनों ही देश कह रहे हैं कि जीत उसकी हुई है।
तीनों की। ईरान भी कहता है कि इस युद्ध में जीत उसकी हुई है। ईरान के लोग जीत का जश्न मना रहे हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ ईरान की नहीं, इस्लाम धर्म की भी जीत है। तस्वीरें हम आपको पहले दिखा चुके हैं। आज जब ईरान इस सीज फायर को इस्लाम धर्म की जीत बता रहा है, तब आपको यह भी समझना होगा कि ईरान एक मुस्लिम देश है, इजराइल एक यहूदी देश है और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां बहुसंख्यक आबादी ईसाइयों की यानी क्रिश्चियंस की है। ये तीनों वो धर्म हैं जिनकी जड़ें आपस में मिली हुई हैं, लेकिन विचारधारा के कारण इनके बीच न जाने कब से सैकड़ों वर्षों से ये संघर्ष चला आ रहा है। और ईरान इस युद्ध को भी इसी संघर्ष का यानी धर्म युद्ध का एक हिस्सा मानता है और वो अब भी अमेरिका के खात्मे की दुआएं मांग रहा है और तुला हुआ है कि एक दिन अमेरिका का खात्मा करके मानेगा। ईरान के लिए ये एक धर्म युद्ध है और इजराइल के लिए भी ये एक धर्म युद्ध है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग रहे हैं, अब आप वो देखिए। इस सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को अब पूरी उम्मीद है कि उन्हें वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार से जरूर सम्मानित किया जाएगा। और राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता बडी कार्टर ने उन्हें इसके लिए नामांकित भी किया है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का इस युद्ध को रुकवाना एक ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया था, लेकिन इसके कुछ घंटे के बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था और इसके बाद पाकिस्तान के इस नामांकन पर काफ़ी विवाद हुआ था। असल में धोखा तो पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने नोबेल पीस पुरस्कार का, शांति पुरस्कार का नामांकन भी करवा लिया और उसके तुरंत बाद ईरान पर हमला भी कर दिया। हालांकि इस सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बहुत खुश हैं और इस खुशी को वो ना तो छिपाना चाहते हैं और छिपा पा भी नहीं रहे हैं। ये खुशी छिपाए नहीं छिप रही। आप इन दो तस्वीरों को आज देखिए, जिनमें एक तस्वीर कनाडा में हुए G7 समिट की है, जब युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप काफी परेशान दिख रहे थे और उन्हें इस समिट को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका जाना पड़ा था। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब वो सीज फायर के बाद नेदरलैंड्स में नेटो के वार्षिक समिट में शामिल होने के लिए आए और यहां पर वो काफी मुस्कुरा रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल बदली हुई थी और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की जो आज की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में उनका वो जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसा लगता है वापस लौट आया है। वो कॉन्फिडेंस जो ये बताता है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं और वो वाकई में इतनी ताकत रखते हैं कि वो कहीं भी सीज फायर करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मन ही मन अब उन्हें ये उम्मीद बंध गई होगी कि अब अगला नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिल जाएगा। ये पुरस्कार अब उनसे कोई नहीं छीन सकता। राष्ट्रपति ट्रंप इस सीज फायर से बड़े खुश हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस युद्ध में अमेरिका ने कई बार अपने बयानों को बदला है। जब युद्ध शुरू हुआ तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने इजराइल को ईरान पर हमला करने से मना किया था। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल ही नहीं है और अमेरिका को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तब अमेरिका ने एक बार फिर से बयान बदला और कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए और राष्ट्रपति ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनी को सरेंडर करने के लिए कहा है। जब खामेनी ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अपने B-2 बॉम्बर विमानों से बॉम्ब दाग दिए। और बाद में सीज फायर होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया, अब गॉड ब्लेस ईरान। यानी इस युद्ध में अमेरिका के बयान हर दिन स्थिति के साथ साथ बदलते रहे और जिस ईरान को वो सरेंडर करने की धमकी दे रहे थे, उसी ईरान के लिए आज वो कह रहे हैं गॉड ब्लेस ईरान। सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर के बाद भी ईरान ये कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को जारी रखेगा और इसका कारण ये हो सकता है कि अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर जो बॉम्ब गिराए हैं उनका शायद कम असर हुआ है या
ये जो ठिकाने हैं ये नष्ट नहीं हुए हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हवाई हमलों का असर काफी सीमित और कम रहा है और इन हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि ये थोड़े बहुत नुकसान के कारण कुछ महीने पीछे खिसका है। हालांकि अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस ने अपने ही पेंटागन की रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि यह रिपोर्ट सही नहीं है। लेकिन पिछले एक दिन के घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में खुलकर बताया नहीं जा रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि इस हमले में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से नष्ट हो ही गया है। उन्होंने माना है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है और ये वो यूरेनियम है जिसमें 60% तक प्योरिटी लाई जा चुकी थी और अगर ये प्योरिटी 90% तक पहुंच जाती तो इस यूरेनियम से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। और शायद यही कारण है कि ईरान कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। इजराइल के खुफिया विभाग ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले बड़ी मात्रा में इस यूरेनियम को किसी और स्थान पर शिफ्ट कर दिया था। 22 जून को अमेरिका के हमले से 24 घंटे पहले ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट से जो सैटेलाइट तस्वीरें आईं, उनमें 16 ट्रक नजर आ रहे थे, जिन्हें लेकर अब ऐसा शक है कि शायद इन्हीं ट्रक्स के जरिए ईरान ने अपना यूरेनियम किसी और जगह पर पहले ही भेज दिया था। और अगर ये दावे सही निकलते हैं तो इससे ईरान के लिए इस बार न्यूक्लियर हथियार बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस युद्ध से ईरान की जनता ने यह सीख लिया है कि अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो ईरान पर कोई देश हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाता। ये बात ईरान को समझ में आ गई है। अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ईरान के पास इन हथियारों को बनाने का जो फॉर्मूला है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसे ये देश छीन नहीं सकते। ये बात इजराइल भी जानता है और इसीलिए उसने ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को इस युद्ध में मार भी दिया था। इसलिए बड़ी बात यह है कि इस बात पर विवाद हो सकता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो पूरी तरह नष्ट हुए हैं या आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं। अमेरिका तो कहता है कि हमने नष्ट कर दिए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं और ये इस स्थिति में है कि ईरान अब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि मान लीजिए उन्होंने न्यूक्लियर ठिकाने नष्ट भी कर दिए, लेकिन इन न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का जो फॉर्मूला है, इन्हें बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो तो ईरान के पास आ चुकी है और आप उस टेक्नोलॉजी को, उस फॉर्मूले को ईरान से छीन नहीं सकते। और आज नहीं तो कल ईरान फिर से अपने इस न्यूक्लियर कार्यक्रम को शुरू कर देगा। इससे यह बात समझ में आती है, जो आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रख सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका कितना भी नुकसान कर दे, आपका रुपया पैसा लूट लेगा, आपकी नौकरी ले लेगा, आपको तमाम तरह से परेशान कर सकता है, आपका घर ले सकता है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कभी कोई लूट नहीं सकता और इस ज्ञान के आधार पर आप हमेशा अपनी जिंदगी में बाउंस बैक कर सकते हैं। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ये जो ज्ञान है, ये ईरान के पास है और उसे लगता है कि इसी ज्ञान के आधार पर अब वो वापस बाउंस बैक करेगा। अब आप ये देखिए कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। समानताएं दोनों में ये हैं कि दोनों देश अपने अपने मकसद में कामयाब हुए। भारत का मकसद था कि वो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाए और उसने 9 आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए और उन्हें नष्ट किया। इजराइल का मकसद था कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाए और उसने 6 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए और वो कहता है कि मैंने नष्ट भी कर दिए। दोनों में अंतर यह है कि जब भारत ने कहा कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा तो इसे शक की नजरों से देखा गया, लेकिन जब इजराइल ने यही बात कही तो उससे किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। एक और अंतर यह है कि भारत ने अपने दम पर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला किया, जबकि इजराइल को इन हमलों में अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। भारत ने यह पूरा ऑपरेशन सिंदूर अपने दम पर चलाया,
अपने दम पर यह लड़ाई लड़ी। किसी और देश से हमने ना तो मध्यस्थता करवाई और ना ही किसी और देश से किसी भी प्रकार की कोई मदद ली, लेकिन इजराइल ने यह लड़ाई अमेरिका की मदद से लड़ी है, अकेले नहीं लड़ी। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नुकसान को लेकर तरह तरह के बड़े बड़े दावे किए गए। उन्हें पश्चिमी देशों के मीडिया ने बिना पुष्टि के सच भी मान लिया। किसी ने कहा कि भारत के इतने प्लेन नष्ट हो गए, किसी ने कहा इतने फाइटर जेट्स नष्ट हो गए, इतने ठिकाने नष्ट हो गए, बड़ा नुकसान हुआ है भारत का, इसलिए इसे जीत नहीं माना जा सकता। इस जीत के सबूत हमसे मांगे गए। लेकिन जब ईरान ने कहा कि उसने इजराइल के 3 F-35 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है, तो किसी ने इसे सच नहीं माना। और यहां पश्चिमी मीडिया इस नुकसान के सबूत इजराइल से नहीं बल्कि ईरान से ही मांगता रहा, जबकि भारत के मामले में इसका उल्टा हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के दावों पर पाकिस्तान से सबूत नहीं मांगे गए, भारत से सबूत मांगे गए। तीसरा, जब भारत ने अपने मकसद में कामयाब होने के बाद सीज फायर किया तो इसे सरेंडर कहा गया। हमारे देश के अपने विपक्षी दल जो हैं वो इसे सरेंडर कहने लगे। लेकिन जब इजराइल ने सीज फायर किया तो इसे शांति का नाम दिया गया और कहा गया कि यह तो शांति की बहाली के लिए किया गया है। इजराइल में कोई ये नहीं कह रहा कि इजराइल ने सरेंडर कर दिया है। ईरान में कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन हमारे देश में जब हमने ये सीज फायर किया, वो भी तब जब पाकिस्तान इसके लिए हमसे गिड़गिड़ाया, तब यह कहा गया कि भारत ने सरेंडर कर दिया। क्या आपको पता है इस शांति की कीमत क्या है? एक अनुमान के मुताबिक 12 दिन के इस युद्ध पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इनमें ईरान का खर्च 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इजराइल का खर्च लगभग इतना ही हो सकता है। और आप ये भी देखिए कि इस सीज फायर ने कितना पैसा खर्च कराया है और ये जो शांति मिली है, ये शांति लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके मिली है। इस शांति की कीमत लाखों करोड़ रुपया है। और ये लाखों करोड़ रुपया खर्च किसने किया, नुकसान किसका हुआ? ईरान का, इजराइल का और कुछ आंशिक रूप से अमेरिका ने भी इस युद्ध में अपना पैसा खर्च किया है, क्योंकि उसने भी एक हमला ईरान पर किया था और यह हमला भी हजारों करोड़ का था। आखिरी अंतर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में ऐसे कई लोगों और यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी हुई थी जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे थे। हमारे देश में पत्रकारों के भेष में यहां ऐसे लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, जो अपने देश को बेच रहे थे, अपनी मातृभूमि को बेच रहे थे, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए या यूट्यूब पर कुछ व्यूज के लिए, हमारे ही अपने देश में। और ये सब अपने आप को पत्रकार बताते थे। इसलिए हम हमेशा तब भी आपको कहते थे कि ऐसे यूट्यूबर से सावधान रहिए जो पैसा कहीं और से ले रहे हैं और भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग उस समय निकले थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इजराइल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी तो दे दी, लेकिन गद्दारी नहीं की। सीज फायर के बाद ईरान ने अपने देश में मोसाद के 3 एजेंट्स को पकड़ लिया और उन्हें फांसी पर लटका दिया, जो ईरान में रहकर ईरान की जासूसी कर रहे थे। और ये इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके लिए काम करते थे, उसके ये जासूस थे। ईरान ने इन्हें पकड़ा और तुरंत फांसी पर लटका दिया। हमारे देश में और ईरान में क्या फर्क है? पकड़ तो हमने भी लिया, लेकिन ये सारे मामले अब अदालत में हैं। अदालत में इनका मामला चलेगा, इन्हें अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलेगा। वर्षों तक ये केस चलता रहेगा। पहले नीचे की अदालत में चलेगा, फिर हाई कोर्ट तक जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और इन सब को अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलेगा। ये सारे लोग वो हैं जो अपने बचाव के लिए महंगे से महंगा वकील रखेंगे, क्योंकि इनके पीछे लोग जो हैं वो इनके बचाव के लिए पूरा पैसा पानी की तरह बहा देंगे और ये जमकर हमारी अदालतों में अपना बचाव करेंगे। और हो सकता है 10-20 साल के बाद इनको कुछ को सज़ा मिल भी जाए और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग छूट भी जाएं। ये फ़र्क है हमारे देश में और ईरान में। ईरान ने तुरंत पकड़ा और फांसी पर लटका दिया। अब हम आपको इमरजेंसी पर हमारी विशेष सीरीज का आज आखिरी भाग दिखाएंगे। 50 वर्ष पहले आज ही के दिन 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा हुई थी। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति और विदेशी ताकतों की साजिश का हवाला देते हुए भारत के संविधान को एक कागज का छोटा सा टुकड़ा बनाकर रख दिया था। ये वो दौर था जब सरकार की आलोचना करने के लिए
1,20,000 विपक्षी नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जरा ध्यान से इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1,20,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। सोचकर देखिए, आज अगर कोई सरकार 1.25 लाख लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, क्या यह संभव है? और अगर हो तो आप क्या कहेंगे? 1,20,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। इन आंकड़ों को आप भूलिएगा नहीं। संजय गांधी के निर्देश पर अकेले इस दिल्ली शहर में 1.5 लाख झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाया गया था। आजकल बुलडोजर को लेकर बड़े विवाद होते हैं कि बुलडोजर चला दिया, यह अन्याय है। उस समय 1.5 लाख मकानों पर बुलडोजर चला था और आप सोचिए उस समय के हालात क्या रहे होंगे। पुलिस की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 1,10,00,000 लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई थी और इसके कारण, इस जबरदस्ती नसबंदी के साइड इफेक्ट्स की वजह से 1,774 लोगों की जान भी चली गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। सोचिए, आप सोच सकते हैं कि 1,10,00,000 पुरुषों की जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करा दी जाए। संख्या देखिए, छोटी मोटी संख्या नहीं है। 1,000, 2,000, 4,000 नहीं है, 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी हो गई। अब यह देखिए, उस वक्त भारत की आबादी लगभग 61 करोड़ थी। इनमें से 15 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की आबादी 19 करोड़ के आसपास थी। इनमें से सरकार ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी। मैं आपको जो ब्रेकअप दे रहा हूं, ये 15 साल से ज्यादा के जो लोग थे, 15 से 59 वर्ष के जो लोग थे, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उस वक्त उनकी जो आबादी थी 53.9% थी। अगर पुरुषों की आबादी का आप ये ब्रेकअप लें, 15 से 59 वर्ष। अब आप सोचिए, अगर 15 साल के तो थोड़े छोटे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये देखिए कि इसमें 20 से 40 वर्ष के वर्ग को अगर आप और छांटेंगे तो उसकी संख्या और भी कम होगी। और उस संख्या में से आप सोचिए कि 1,10,00,000 पुरुषों की जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कर दी गई थी। प्रेस, मीडिया और फिल्मों पर सेंसरशिप लगाई गई। उस वक्त अखबारों को किसी भी प्रकाशन से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती थी। आपातकाल के दौरान 25,962 सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। और हमने 2 दिन पहले आपको बताया था, इस इमरजेंसी का मकसद था भारत में 1 पार्टी सिस्टम लाकर कांग्रेस और गांधी परिवार को हमेशा के लिए सत्ता में स्थायी बना देना। अब आप इंदिरा गांधी का वो भाषण सुनिए जो इमरजेंसी लागू करते समय ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने कहा था। और इंदिरा गांधी ने तब कहा था कि वो ये इमरजेंसी देश की अखंडता को कायम रखने के लिए लगा रही हैं और इससे देश के लोगों की भलाई होगी। उस दिन उन्होंने रेडियो पर देश के लोगों को क्या संदेश दिया था और कैसे इमरजेंसी की घोषणा की थी, अब जरा आप सुनिए, आज से 50 साल पहले। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। हमारे देश में आजकल के जो लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर तो ऐसे हैं जो उस समय 1975 में पैदा भी नहीं हुए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 1975 में बिल्कुल छोटे बच्चे रहे होंगे, जो आज उस घटना को शायद याद भी नहीं कर पाते। जो लोग पैदा ही नहीं हुए थे वो इस घटना से रिलेट नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि ये घटना भारत के इतिहास के लिए कैसे एक काला अध्याय थी। इसलिए ऐसे तमाम लोग जिन्हें उस युग के बारे में, उस समय के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, जो इस घटना से अपने आप को जोड़कर नहीं देख पाते, इसलिए हम आज चाहेंगे कि देश का हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक, आजकल के जो बच्चे हैं वो भी इस इतिहास के काले अध्याय को देखें, याद करें
और इसके बारे में कल्पना करने की कोशिश करें कि हमारे देश में क्या हुआ था। और आज जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज के ज़माने में ये असंभव सी बात है। आज कई बार विश्वास नहीं होता कि हमारे देश में 1975 में ये सब कुछ हो चुका है। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय क्या कर रहे थे और इस दौरान उनकी क्या भूमिका थी। आज मैं अपने साथ एक पुस्तक लाया हूं जिसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज, और ये वो पुस्तक है जो आज ही रिलीज हुई है। द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर। ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इसको छापा है और ये किताब बताती है कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे, क्या कर रहे थे और इस दौरान इस लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका थी। इस पुस्तक का विमोचन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और ये पुस्तक बताती है कि उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या क्या किया था और कौन कौन से नए तरीके उन्होंने अपनाए थे ताकि वो गिरफ्तार ना हो और लगातार वो अपना काम करते रहें। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज ये कहा है कि इस पुस्तक में उनकी इमरजेंसी की यात्रा का जिक्र है और ये यात्रा लोकतंत्र के काले अध्याय को दिखाती है। इमरजेंसी लागू होने से सिर्फ 3 साल पहले यानी वर्ष 1972 में प्रधानमंत्री मोदी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के फुल टाइम प्रचारक बने थे और उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 22 साल। इमरजेंसी के दौरान उनकी उम्र थी 75 साल, लेकिन 3 साल पहले ही वो आरएसएस के प्रचारक बने थे 22 वर्ष की उम्र में। इमरजेंसी से पहले जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ और इससे इंदिरा गांधी को राजनीतिक चुनौती मिली, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन में एक युवा प्रचारक के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह क्षेत्रीय आंदोलन था और प्रधानमंत्री मोदी की शैली बाकी के कार्यकर्ताओं से बिल्कुल अलग थी। उनके काम करने का तरीका उस समय भी बिल्कुल अलग था और वो विरोध के ऐसे नए नए तरीके अपनाते थे जिससे सरकार उनके आंदोलन को दबा ना सके, यानी वो सरकार से 2 कदम आगे चलते थे। 25 जून 1975 को जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई, उस वक्त इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ साथ आरएसएस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को भी गिरफ्तार करवा लिया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और देश भर में आरएसएस के स्वयंसेवकों और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। उस समय आरएसएस की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो इमरजेंसी के विरोध को कैसे जारी रखे और यह काम 25 वर्ष के नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जमीनी स्तर पर बहुत गुप्त तरीके से चुपचाप आपातकाल का विरोध जारी रखा। लोगों तक ऐसे बुकलेट्स पहुंचाए, पोस्टर्स पहुंचाए और दूसरी लिखने पढ़ने की सामग्रियां पहुंचाई जिससे लोगों को इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट किया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जेल और निगरानी से दूर रहें, यानी आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि नरेंद्र मोदी उस समय पकड़े ना जाएं, नरेंद्र मोदी किसी की नजर में ना आ जाएं, क्योंकि उनका सक्रिय रहना बहुत जरूरी था और अंडरग्राउंड रहकर ही इमरजेंसी के खिलाफ अपनी सभी गतिविधियों को वो जारी रखें। ऐसा आरएसएस भी चाहता था और उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे वो गिरफ्तारी से बचते हुए अंडरग्राउंड रहें और अपना काम करते रहें। उस वक्त शायद ही गुजरात में कोई ऐसी जगह रही हो जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहचान बदलकर, अपना नाम बदलकर यात्रा ना की हो या वो वहां जाकर छुपे ना हो। वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट की यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बनाई जिसका नाम था बटुक भाई, और बटुक भाई के रूप में वो दिखाते थे कि वो एक व्यापारी हैं और एक व्यापारी बनकर वो इमरजेंसी के खिलाफ गुजरात के अलग अलग शहरों में जाते थे, लोगों को एकजुट करते थे, लोगों को बताते थे कि क्या करना है और चुपचाप इस लड़ाई को लड़ रहे थे एक नए नाम के साथ। इसके अलावा पुलिस से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को एक बार स्वामी जी के रूप में भी प्रस्तुत किया और अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार की नजर से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी संत की वेशभूषा में रहने लगे थे। कभी संत बन जाते थे और कभी व्यापारी बन जाते थे, कभी उन्होंने
एक सिख व्यक्ति का भी रूप धारण किया और उस वक्त विष्णु भाई पांड्या समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो इनसे संपर्क कैसे स्थापित करें। यहां भी उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। सितंबर 1976 में वो एक संत बन गए और एक स्वामी जी की वेशभूषा में गुजरात की एक जेल में पहुंच गए और वहां उन्होंने जेल के अधिकारियों से कहा कि वो जेल में बंद अपने भक्तों से मुलाकात करना चाहते हैं। और उस वक्त जेल के प्रशासन को यही लगा कि अपने भक्तों के साथ एक सत्संग करके ये स्वामी जी वहां से चले जाएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि उस समय नरेंद्र मोदी जेल में बंद विपक्षी नेताओं और आरएसएस के नेताओं से मिलने के लिए आए थे, उनसे निर्देश लेने के लिए आए थे और इमरजेंसी का विरोध करने की रणनीति उनके साथ बात करके बना रहे थे। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जब अंडरग्राउंड रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिख व्यक्ति की पहचान बनाई, एक सरदार जी की पहचान अपनाई और पुलिस को चकमा देकर वो इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को लगातार मजबूत करते रहे। अलग अलग उनके रूप देखिए आप। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कितने सारे रूप अपने बदले हैं। कभी व्यापारी बने, कभी एक साधु बन गए, कभी एक सिख व्यक्ति बन गए। एक बार तो पुलिस उनकी तलाश करते हुए उनके ठिकाने पर पहुंच भी गई। गिरफ्तार होने ही वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को एक सरदार जी के वेश में देखकर पुलिस को उन पर शक नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी फिर से अंडरग्राउंड हो गए। इसके अलावा उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए एक बार एक पादरी की वेशभूषा को भी अपनाया और उसकी तस्वीरें भी इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, यहां देखिए। उस दौर में इमरजेंसी के खिलाफ प्रकाशित हुई पुस्तकें या पत्रिकाएं लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी एक इलाज ढूंढ लिया था। वो जानते थे कि अगर यह सामग्री डाक के जरिए भेजी गई तो यह पूरी योजना फेल हो जाएगी। इसलिए उनकी सलाह पर आरएसएस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इन पुस्तकों और पत्रिकाओं को ऐसी दुकानों पर रखना शुरू किया जहां पर लोग बाल कटवाने के लिए आते थे या कपड़े सिलवाने के लिए आते थे। और उस समय ऐसी दुकानों पर चुपचाप इस तरह की पत्रिकाएं या साहित्य रख दिया जाता था। ये जो पुस्तक आज मैं लेकर आया हूं, द इमरजेंसी डायरीज, इसके पेज नंबर 50 और 53 पर लिखा है कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की बैठकों के लिए एक विशेष कोड वर्ड रखा, एक कोड नेम रखा और वो कोड नेम था चंदन का कार्यक्रम। मैं आपको इसमें लिखी कुछ बातें पढ़कर बताता हूं। अब आप सोचिए, आरएसएस के लोगों की जब भी कभी कोई बैठक होती थी तो बात लीक ना हो जाए, इसलिए कहा जाता था कि चंदन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो समझ जाते थे कि चंदन का कार्यक्रम का मतलब है कि आज कहीं बैठक बुलाई गई है। तो इसमें लिखा है, इसमें नगर भाई चावड़ा जो एक वॉलंटियर थे संघ के, उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि वी वुड टेल ईच अदर दैट देयर इज चंदन का कार्यक्रम एट सम स्वयं सेवक्स होम। इट मेंट दैट स्वयं सेवक्स वुड गैदर एट अ होम to prepare the strategies for the Sangh's activity over breakfast. Modi introduced us to these terms. तो ये उस समय नरेंद्र मोदी का आइडिया था कि कोड नेम रखे जाएं और उन्होंने ये आइडिया दिया कि जब भी कोई बैठक करनी हो तो उसे कहिए कि हमें चंदन का कार्यक्रम रखना है। और किसी आरएसएस के किसी भी स्वयंसेवक के घर पर इस तरह का कार्यक्रम रखा जाता था जिसको कहते थे चंदन का कार्यक्रम। असल में ये एक बैठक होती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अंडरग्राउंड रहकर भारत के लोकतंत्र के लिए उस समय लड़ाई लड़ी, उस कुशलता ने गुजरात के बड़े बड़े नेताओं जैसे नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, रविंद्र वर्मा और माधवराव मोले को प्रभावित किया और आरएसएस में अब उन्हें ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगी। ये वो समय था जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी और देश में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था और उसकी जगह जनसंघ हुआ करता था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अंडरग्राउंड रहकर लगातार 23 दिनों तक इमरजेंसी पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल ने खुद इस पुस्तक का विमोचन किया था और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को उस समय सब जानने लगे। और ये तस्वीर आप भी देखिए जिसमें इस पुस्तक के विमोचन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल के साथ आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए कोने में प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। इस समय उनकी उम्र 25 साल के आसपास थी।
और इसी पुस्तक में एक और किस्सा भी लिखा है, बड़ा दिलचस्प है। इसमें लिखा है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी द रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी KGB वॉज क्वाइट एक्टिव इन इंडिया। मतलब जो रशिया की खुफिया एजेंसी थी KGB, वो बहुत सक्रिय थी भारत में। एंड नरेंद्र मोदी डायरेक्टेड अस टू कम्युनिकेट ओनली इन राइटिंग। एवरीवन इन आवर सर्कल वुड रीड द मैसेज एंड बर्न इट ओवर अ कैंडल फ्लेम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई जासूसी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, सरकार ने KGB को भी लगा के रखा हुआ है। इस समय ना तो फ़ोन पर बात की जा सकती है, ना आपस में मिलना संभव है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से अगर कोई संदेश पहुंचाना हो एक दूसरे को, तो सिर्फ एक कागज़ पर लिखकर ये संदेश पहुंचाना चाहिए। और जैसे ही आप ये कागज़ आपको मिले और आपने संदेश अगर पढ़ लिया है, तो फिर आप इस कागज़ को जलाकर नष्ट कर दीजिए। और इस प्रकार से उस समय RSS के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, वो एक दूसरे के साथ बातचीत किया करते थे। कम्युनिकेशन इस प्रकार से हुआ करता था। और ये सब प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे सिर्फ 25 साल की उम्र में। ये तो फ्लैशबैक है। अब जरा देखिए, 25 साल के प्रधानमंत्री आज 25 साल के वो जो RSS के कार्यकर्ता थे, वो आज देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज देश में क्या है, आज अगर आप कहीं भी बैठकर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी न्यूज़ चैनल के डिबेट में, किसी भी अखबार में अपने आर्टिकल में प्रधानमंत्री की सीधी आलोचना कर पाते हैं, सरकार की सीधी आलोचना कर पाते हैं, सरकार के खिलाफ यूट्यूबर्स वीडियो बना पाते हैं, पॉडकास्ट कर पाते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो सबूत मांग पाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी भी कर पाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समय यह कह पाते हैं कि भारत का नुकसान हो गया और भारत हार गया, बार बार अपनी सरकार से, अपनी सेना से सवाल कर पाते हैं और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा लाभ ले पाते हैं। तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी में इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए अगर आप देखेंगे आपातकाल और ये 11 साल मोदी सरकार के, आज भी हो सकता है बहुत सारे लोग आज भी इसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकालेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि इन 11 सालों में कौन सा विपक्षी नेता, कौन से ऐसे पत्रकार बचे हैं, कौन से ऐसे यूट्यूबर्स बचे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर आलोचना नहीं की है, सरकार की खुलकर आलोचना नहीं की है, यहां तक कि उन्होंने भारत की सेना को भी नहीं छोड़ा है। और यह सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि आज भी भारत में लोगों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। वो अपने विचार खुलकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, चाहे इसका फायदा पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को ही क्यों ना मिलता हो। और आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि देश के लोगों को इमरजेंसी का ये दौर हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। तो आखिर में हम आपसे यही कहेंगे और ख़ास तौर पर आज की युवा पीढ़ी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा समय निकालिए, अपने देश के इतिहास को भी जानिए। ख़ास तौर पर हमारे देश का ये जो काला अध्याय रहा है, इसके बारे में तो हर युवा को जानना ही चाहिए और उसके लिए आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें जो मेरे हाथ में है। और ये पुस्तक है द इमरजेंसी डायरीज़ और इसे छापा है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ख़रीद कर पढ़िए, अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए। कई बार आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाना चाहते हैं, तो ये पुस्तक एक बहुत अच्छी गिफ्ट बन सकती है। आप चाहें तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को ये पुस्तक खरीद कर उन्हें गिफ्ट कीजिए, क्योंकि इससे उन्हें ज्ञान मिलेगा, इससे उन्हें अपने इतिहास को समझने में उन्हें मदद मिलेगी और वो जान पाएंगे कि हमारे इतिहास में एक काला अध्याय भी आया था 1975 में।
अब हमने पहले आपको वर्तमान की कहानी सुनाई, यानी इजराइल और ईरान की। फिर हम आपको पीछे ले गए, आपको हम आपातकाल में लेकर चले गए, ये फ्लैशबैक था। अब आपको भविष्य में लेकर चलते हैं। तो भूतकाल से अब चलिए भविष्य में। आज भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं और इससे पहले 6 बार तकनीकी खराबियों की वजह से उनके एक्सियम 4 मिशन की इस उड़ान को स्थगित किया गया था। इस मिशन में ये अंतरिक्ष यात्री 14 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और 39 वर्ष के शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस मिशन में। सबसे पहले आज उनके स्पेसक्राफ्ट की सफल लॉन्चिंग की तस्वीरें आप देखिए और फिर हम इस अंतरिक्ष यात्रा को आपके लिए डिकोड करेंगे। 3, 2, 1, ignition and lift For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. तो ये 3 देशों का स्पेस मिशन है और आज दोपहर 12:01 पर अमेरिका में फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से ये मिशन लिफ्ट ऑफ हुआ और ये वही लॉन्च पैड है जहां से वर्ष 1969 में अमेरिका ने पहली बार चंद्रमा पर अपना मानव मिशन भेजा था। करीब 28 घंटों की उड़ान के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंच जाएंगे और ISS की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय होंगे। आज अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शुभांशु शुक्ला ने देश के 146 करोड़ लोगों के लिए एक वीडियो संदेश भेजा है और भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री के इस मैसेज को सुनकर आपको भी आज अपने देश पर गर्व होगा। इससे पहले आपको याद होगा वर्ष 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत संघ के सोयूज स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। उनकी अंतरिक्ष यात्रा के करीब 41 साल के बाद शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष में गए हैं। सोचिए, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे उस समय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म भी नहीं हुआ था। राकेश शर्मा की सफल अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों का भारत के स्पेस मिशन में कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। सच ये है कि उस जमाने में भारत कभी भी अपने अंतरिक्ष मिशंस में बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं करता था। सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद भारत अब ऐसा करने वाला दुनिया का 4था देश बन जाएगा। इसरो ने वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है और अभी शुभांशु शुक्ला जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं ये उससे मिलता जुलता है लेकिन आकार में छोटा होगा। इसके बाद वर्ष 2040 तक यानी आज से 15 साल बाद भारत ने चांद की सतह पर अपना पहला अंतरिक्ष यात्री उतारने का भी फैसला किया है। तो ये हमारा लक्ष्य है, हमारा रोड मैप है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। सोचिए, इसरो ने अब तक सैकड़ों स्पेसक्राफ्ट मिशंस और दूसरे देशों के 433 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं, पर हमारे पास अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने का अनुभव नहीं है और शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा में मिले इस अनुभव से भारत के भविष्य के मानव मिशन की कामयाबी अब जरूर तय होगी। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जो वीडियो आप देख रहे थे ये उसी स्पेसक्राफ्ट से शुभांशु शुक्ला ने बनाकर आप सबके लिए ये वीडियो भेजा है जिसमें वो भारत के लोगों के लिए अपना संदेश भेज रहे थे। जिस फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से शुभांशु शुक्ला
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच रहे हैं उसे दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है और इस रॉकेट की मदद से अब तक 16 बार मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस स्पेसक्राफ्ट का सेफ्टी रिकॉर्ड 100% है, 100%, यानी इसके किसी भी मानव मिशन में आज तक कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से भले ही इस मिशन की तारीख 6 बार बदली गई, हालांकि लिफ्ट ऑफ के बाद यह सफलतापूर्वक अपनी अंतरिक्ष यात्रा में इस समय आगे बढ़ रहा है। एक्सियम 4 मिशन को अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी एक्सियम स्पेस की मदद से लॉन्च किया गया है और इसके लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था। जरा यह भी सोचिए कि अमेरिका खुद को एक सुपर पावर बताता है, लेकिन अपने अंतरिक्ष अभियान के लिए वो प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर है, वो भी इलॉन मस्क की कंपनी पर। यह वही रॉकेट है जिसकी उड़ान रोकने की धमकी इलॉन मस्क ने अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मनमुटाव होने के बाद दी थी। इस एक्सियम 4 मिशन में एक सीट भारत ने खरीदी है, जिसके लिए भारत ने 550 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग और उन्हें स्पेस में भेजने का खर्चा शामिल है। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट हैं और उनकी भूमिका मिशन की लॉन्चिंग, इसे ऑर्बिट में पहुंचाना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसकी डॉकिंग करना और फिर इस स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाना शामिल हैं। ये सब उनकी जिम्मेदारियां हैं। मिशन के दौरान पृथ्वी पर कंट्रोल रूम से संवाद करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी और इस अंतरिक्ष यात्रा में शुभांशु शुक्ला के साथ अमेरिका की पैगी विटसन है जो मिशन कमांडर हैं। इसके अलावा हंगरी के टिबोर कापू हैं और साथ में पोलैंड के भी एक अंतरिक्ष यात्री हैं और ये दोनों अपने अपने देश से अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। तो उनके जो सहयोगी हैं ये आप देख लीजिए, पैगी विटसन जो हैं वो इस मिशन की कमांडर हैं। अगले 14 दिनों तक ये चारों अंतरिक्ष यात्री बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। आईएसएस पर ये अंतरिक्ष यात्री कुल मिलाकर 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिसमें से 7 प्रयोग भारतीय रिसर्चर्स की पहल पर शामिल किए गए हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से अंतरिक्ष यात्रा का जीव जंतुओं पर असर, गुरुत्वाकर्षण को लेकर हमारी समझ और ज्यादा बेहतर होगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग एक बहुत ही छोटे जीव से जुड़ा हुआ है, जिस जीव को वाटर बेयर्स कहते हैं। ये वो सूक्ष्म जानवर होते हैं जिनमें किसी भी हालात का मुकाबला करने और उसके हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 30 वर्षों तक फ्रीजर में रखे जाने, अंतरिक्ष का हानिकारक रेडिएशन और जानलेवा दबाव का सामना करने के बाद भी जीवित रहते हैं और वैज्ञानिक इन वाटर बेयर्स की अमर रहने वाली इसी क्षमता की वजह को जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से ऐसे उपाय ढूंढे जाएंगे जो लंबे लंबे स्पेस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा माइक्रो एल्गी को लेकर भी प्रयोग किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल अंतरिक्ष में खाने पीने, ईंधन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए किया जाएगा। माइक्रो एल्गी एक कोशिका वाले ऐसे जीव होते हैं जिनका इस्तेमाल दवाई, कॉस्मेटिक्स और गंदे पानी को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारतीय टीम मूंग और मेथी के बीजों को भी लेकर एक स्टडी करेगी और इससे भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में भेजे गए हर मानव मिशन में जानलेवा खतरे की संभावना हमेशा होती है और शुभांशु शुक्ला कम से कम 2 बार इस संकट का सामना करने की तैयारी कर चुके हैं। इस समय वो एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा हैं और आगे इसरो के गगनयान मिशन में भी वो शामिल होंगे। तो जैसे जैसे ये मिशन अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, जब हम अगली बार शायद आपके सामने होंगे, तब तक ये स्पेस मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाला होगा और हम लगातार इस मिशन का पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी नई नई तस्वीरें आ रही हैं, नए वीडियोस आ रहे हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। भावुक भी हो गए थे उस समय, अभी ईश्वर की कृपा है। सेफली ऑर्बिट में पहुंच गया है।
इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे पास शब्द आज कम पड़ रहे हैं इस खुशी को बयान करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहे थे और फर्स्ट स्टेज बहुत अच्छे से क्रॉस ओवर हुआ है, तो आई एम रियली हैप्पी। तो हम आप सब की तरफ से इस मिशन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मिशन सफल होगा और इस मिशन में जो भारत के प्रतिनिधि हैं शुभांशु शुक्ला, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो एक विजेता के रूप में हम सब के बीच वापस आएंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक। आज ये 3 मिनट की बजाय 3.5 मिनट का ब्रेक है। आपके पास थोड़ा समय है रिलैक्स करने का, आराम करने का, और 3.5 मिनट के बाद हम फिर से मिलते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में अब इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको
दिखावे से ही जानेगी, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भगवान आपको आपकी नीयत से ही जानेगा। नमस्कार। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस